नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की इतनी बड़ी 140 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी का पेट आखिर भरता कैसे है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और भारतीय कृषि की विशाल और रंग बिरंगी दुनिया में उतरेंगे। देखिए, इसका जवाब ना भारत की मिट्टी में ही छिपा है और उन करोड़ों लोगों की मेहनत में जो इस मिट्टी पर दिन रात काम करते हैं। भारत में खेती, आप समझिए, सिर्फ कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये तो एक पूरा का पूरा जीने का तरीका है। ये आंकड़ा देखिए, देश की 2/3 आबादी, जी हां, 2/3 की जिंदगी सीधे सीधे खेती से जुड़ी हुई है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है? बात दरअसल सिर्फ अनाज उगाने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी चीज है जो एक साथ कई मोर्चों पर काम करती है। एक, ये हमारी थाली में खाना लाती है। दूसरा, ये कपड़ा और चीनी जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल देती है। और तीसरा, चाय, कॉफी और मसालों जैसी चीजों के एक्सपोर्ट के जरिए ये भारत को दुनिया के बाजार से भी जोड़ती है। अब एक बात और समझने वाली है कि भारत में खेती का कोई एक तरीका नहीं है। हजारों सालों के सफर में ये दो बिल्कुल अलग अलग धाराओं में बट गई है और इन दोनों के लक्ष्य और तरीके एक दूसरे से एकदम अलग हैं। और ये है वो बुनियादी फर्क। एक तरफ है बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए की जाने वाली खेती, मतलब सर्वाइवल, और दूसरी तरफ है बाजार में बेचने यानी मुनाफा कमाने के लिए खेती। और यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। किसान कौन से औजार इस्तेमाल करेगा, कौन सी फसल उगाएगा, सब कुछ। तो चलिए, सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जो शायद सबसे पुराना है, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। इसे कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसमें होता क्या है? किसान जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर कुदाल, फावड़े जैसे बिल्कुल साधारण औजारों और अपने ही परिवार की मदद से खेती करता है। और वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता है। बारिश होगी तो फसल होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए असम के एक गांव में चलते हैं, जहां रिंझा नाम की एक लड़की रहती है। वो अपने परिवार को देख रही है। वो लोग जंगल के एक हिस्से को साफ कर रहे हैं। कैसे? पहले पेड़ और झाड़ियां काटते हैं और फिर उन्हें वहीं जला देते हैं। रिंझा का परिवार जो कर रहा है ना, उसे कर्तन दहन या स्लैश एंड बर्न खेती कहते हैं। ये एक पूरा साइकिल है। जमीन का एक टुकड़ा साफ करो, जो भी काटा है उसे जला दो ताकि राख खाद का काम करे। फिर उस पर कुछ साल खेती करो और जब लगे कि मिट्टी का दम खत्म हो रहा है तो बस उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाओ ताकि वो जमीन फिर से हरी भरी हो सके। अब इस तरीके की एक अच्छी बात यह है कि ये प्रकृति को हीलिंग का टाइम देता है। मिट्टी अपने आप अपनी ताकत वापस पा लेती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्योंकि किसान कोई मॉडर्न फर्टिलाइजर या खाद इस्तेमाल नहीं करते, तो जाहिर है पैदावार बहुत कम होती है, बस गुजारे लायक। अब इसके बिल्कुल उलट है गहन जीविका कृषि। ये वहां होती है जहां आबादी बहुत ज्यादा है, तो जमीन के एक एक इंच से ज्यादा फसल निकालने का दबाव होता है। और फिर आता है तीसरा टाइप, कमर्शियल फार्मिंग। इसका तो एक ही मकसद है, बाजार। यहां बड़े पैमाने पर अच्छे बीज, मशीनें और हर मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके बेचने के लिए फसल उगाई जाती है। और इन तरीकों में जो स्केल का फर्क है वो तो जमीन आसमान का है। एक तरफ आपको दिखेंगे छोटे छोटे धान के खेत जो बस एक परिवार का पेट भर रहे हैं, और दूसरी तरफ केले के मीलों तक फैले हुए बागान जो एक पूरी इंडस्ट्री की तरह चल रहे हैं। तो खेती के तरीके तो समझ आ गए। अब बात करते हैं जमीन की अपनी एक लय की, उसके अपने एक कैलेंडर की। भारत में जो पूरा खेती का साल है ना, वो 3 खास मौसमों में बटा हुआ। ये 3 मौसम हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं और सरसों। फिर मानसून के आते ही खरीफ का मौसम शुरू होता है, जिसमें चावल और कपास जैसी फसलें होती हैं। और इन दोनों के बीच में गर्मियों का एक छोटा सा मौसम आता है जायद का, जिसमें तरबूज, खीरा जैसी फसलें उगती हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। ये मौसमी विविधता ही यहाँ इतनी तरह की फसलें उगाना मुमकिन बनाती है। अच्छा, तो इतनी मेहनत, इन अलग अलग तरीकों और इन मौसमी चक्रों का आखिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है फसलों का एक ऐसा खजाना जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के भी कई हिस्सों का पेट भरता है। और इस खजाने का सबसे बड़ा हीरा है चावल। ये एक खरीफ की फसल है और भारत की ज्यादातर आबादी के लिए ये सिर्फ अनाज नहीं, ये तो रोज के खाने का आधार है। मतलब इसके बिना थाली अधूरी है। और इसका उत्पादन होता भी इतने बड़े पैमाने पर है कि भारत चीन के बाद पूरी दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पर कहानी सिर्फ चावल पर खत्म नहीं होती।
चावल के बाद आता है गेहूं, जो ज्यादातर उत्तर भारत का मुख्य भोजन है। फिर है मिलेट्स, यानी मोटे अनाज जैसे ज्वार और रागी, जो बहुत पौष्टिक होते हैं। और हाँ, दालों को कैसे भूल सकते हैं। भारत दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। हमारे खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स तो यही है। खाने पीने की बात हो रही है तो पेय पदार्थों को कैसे छोड़ दें, भारत इसमें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण है चाय। असम के खूबसूरत पहाड़ी ढलानों पर जो चाय उगती है वो दुनिया भर में मशहूर है। और एक मजेदार बात यह है कि चाय की खेती भारत में अंग्रेजों ने शुरू की थी। असल में अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत कई चीजों में दुनिया का नंबर 2 प्रोड्यूसर है। चावल में दूसरा, चाय में दूसरा, फल और सब्जियों में भी दूसरा। मतलब साफ है, भारत एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस है। और हाँ, भारत के खेत सिर्फ हमारा पेट नहीं भरते, वो हमारे तन को कपड़ा भी देते हैं। कपास और जूट जैसी फाइबर फसलों का भी यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। और यही फसलें हैं जो देश की विशाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नींव हैं। तो हमने देखा कि भारतीय कृषि कैसे परंपरा और आधुनिकता का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है। आबादी लगातार बढ़ रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में क्या खेती के ये पारंपरिक और आधुनिक तरीके आने वाली पीढ़ियों का पेट भर पाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत का भविष्य तय करेगा।